मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो क्लास 10th में भी थोड़ी सी पढ़ी थी। मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है पहले कुछ पढ़ा भी होगा, पर यहाँ से ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट शुरू होगा। तो हम लोगों ने स्टडी करनी है इसमें बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, ओके, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट शब्द कहाँ से आया। मैग्नेट हम लोगों के लिए एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसको जब हम सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं फ्रीली, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में जाके खड़ा हो जाता है। जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा होता है और हम उसे घुमा दें, हमने ये नॉर्थ साउथ में ऐसे खड़ा है और हमने इसको घुमाकर ऐसे ईस्ट वेस्ट कर दिया, इसको ऐसे रोक दिया और फिर हाथ हटा दिया। अब इसको कोई चीज टच नहीं करती है, उसके बाद भी ये ऐसे घूम के फिर से नॉर्थ साउथ हो जाता है। और यही चीज इसको कंसेप्ट के बारे में सोचिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़े तो वो अपने आप ऐसे क्यों हो जाएगा। ये एक मोशन है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी है कि किसी ना किसी ने यहाँ पर फोर्स लगाया हो। फोर्स से दो तरह के मोशन होते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे, देयर विल बी एक्सेलरेशन, इसको पुश करेंगे एक्सेलरेशन होगा। एक दूसरी तरह का फोर्स, एंगुलर फोर्स, आपने पढ़ा है एंगुलर फोर्स कैसे लगाया जाता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ओके, कपल ऑफ फोर्स हम लगाएंगे एंड देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द ऑब्जेक्ट विल रोटेट। तो फोर्स दो काम कर सकता है, लीनियर मोशन भी स्टार्ट कर सकता है और एंगुलर मोशन भी स्टार्ट करता है। तो मैग्नेट के केस में ये कौन सा फोर्स है, एंगुलर। तो हमको एक चीज समझ में आती है कि किसी भी लोकेशन पर जब हम मैग्नेट को लटकाते हैं और ऐसा घुमाते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है और हम ये समझते हैं कि ये फोर्स किसके कारण है। ये हमेशा किस चीज को फॉलो करता है, ये अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फॉलो करता है। हमेशा नॉर्थ और साउथ पे ये जाकर स्टेबल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये अर्थ के कारण है। ओके, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इस पर फोर्स लगाती है। जब कोई चीज कांटेक्ट में नहीं होती और फोर्स लगाती है तो उसका फोर्स लगाने का तरीका कैसे होता है। अगर वो कांटेक्ट में नहीं आ रही है और फिर भी फोर्स लगा रही है, अगर हमने इसको घुमाना है तो हम कांटेक्ट में आएंगे और ऐसे घुमाएंगे। अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं आती है और इसको ऐसे घुमा देती है। तो ये फोर्स लगाने का तरीका क्या कहलाता है, ये फोर्स, दिस इज नोन एज फील्ड फोर्स। उनका चारों तरफ ऐसा इफेक्ट फैला होता है कि वो फोर्स लगता है और ये जो इफेक्ट चारों तरफ फैला होता है इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड। इस स्पेस को उसका फील्ड कहेंगे और उसमें वो एक फोर्स लगा सकता है, अपना इफेक्ट दिखा सकता है। अभी तक हमने फील्ड के बारे में दो तरह के फील्ड पढ़े थे। उन दोनों को किस तरह से वो बिहेव करते हैं इसे देखिए। एक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। हर फील्ड में हमने दो चीजें तो पढ़ी हैं। नंबर एक, उस फील्ड का सोर्स क्या होता है। नंबर दो, वो फील्ड किस टेस्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। और एक चीज आप देखेंगे कि ये दोनों चीज बिल्कुल एक ही होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है, आंसर है मास। तो ये फोर्स भी किस पर लगाएगा, मास पर लगाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है चार्ज और ये फोर्स भी किस पे लगाता है, चार्ज पर लगाता है। और इनको कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये अपना इफेक्ट ही चारों तरफ फैलाते हैं। अब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ऐसा घुमाया जा रहा है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है और इसके कांटेक्ट में कोई नहीं है। हमने इसके चारों तरफ
ये वाला जो फोर्स है क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो आंसर है नो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा है। इसमें से कोई भी पार्टिकल अर्थ की तरफ नहीं जाता। सो दिस इज नॉट ए ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। अगर हम एक चार्ज को यहाँ छोड़ देंगे, इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और उस फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन के कारण। जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सेलरेशन होगा और ये अपनी जगह से मुड़ेगी नहीं। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और इधर ही चलता चला जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो हर चीज किधर गिरती है? अर्थ की तरफ गिरती है। आप इधर फेंकिए, ऊपर फेंकिए, कहीं भी फेंकिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स ये दोनों एक्सीलरेशन पैदा करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं और डायरेक्शन को नहीं बदलते, डायरेक्शन को अपनी तरफ ही रखते हैं। लेकिन मैग्नेट वाले केस में हमने क्या देखा है कि इन पर जो फोर्स लग रहा है वो इसको ऐसा घुमा देता है और ये इसको ऐसा घुमा देता है और घूमने के बाद ये खड़ा हो जाता है। तो ये फोर्स कैसा लगा? बॉडी के परपेंडिकुलर लगा, ऐसे कपल लगा और इसने इसको ऐसा घुमाया और घुमाने के बाद खड़ा हो गया। इसमें इसने एक्सेलरेशन नहीं दिया, डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन बदली, एक्सेलरेशन नहीं दिया। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करता था? डायरेक्शन नहीं बदलता था और एक्सेलरेशन देता था। इसलिए ये वाला जो फील्ड है जिसने इस फोर्स को बनाया, ये वाला फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। ओके, ये हमने इस फील्ड का कोई ना कोई नाम रखना था। अब चूंकि ये फील्ड किस पर काम कर रहा था, सबसे पहले हमने देखा कि ये मैग्नेट पर काम कर रहा था, तो हमने इसका नाम रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जो मैग्नेट पे काम करता है। क्या काम करता है? मैग्नेट को घुमा सकता है। ओके, तो ये यहां से इसका नोमेनक्लेचर शुरू हुआ। लेकिन बाद में जब इसमें और ज्यादा स्टडी की गई, मॉडर्न थ्योरी सामने आई और हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया, तो ये थ्योरी सबसे ज्यादा चेंज हुई है। बाकी सब थ्योरी से मैग्नेटिज्म की थ्योरी बहुत ज्यादा चेंज हुई है और अब हम ये मानते हैं कि मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं होती। मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज अपने एक पर्टिकुलर सिस्टम में, अपने एक पर्टिकुलर रूप में मैग्नेट के रूप में देखा जाता है, मैग्नेट के रूप में पहचाना जाता है और एक्चुअली मैग्नेट बोल के अलग कोई चीज नहीं होती। और वही चीज अभी हम स्टडी करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, मैग्नेट के बारे में तो कोई बात ही नहीं। ओके, तो ये मैग्नेटिज्म क्या होता है? फिर से ये जो मैग्नेट को ऐसा घुमा सकते हैं, ये हमने देखा कि ये न तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है और न ग्रेविटेशनल फील्ड का काम है। ये एक तीसरी तरह का फील्ड होना चाहिए और इसका नाम हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम उसकी तलाश में जुट गए कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हम बना सकते हैं, क्या हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए इंसिडेंटली एक बार ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आज से 200 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चीज देखी कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल उन्होंने रखी हुई थी और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे थे किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते थे, ये वाली मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो जाती थी और जब ऑफ करते थे तो फिर ऐसे हो जाती थी। बस ये उन्होंने खाली ऑब्जर्व किया और इसमें बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, थोड़ा सा स्टडी किया, उनका बेसिक सब्जेक्ट दूसरा था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस दुनिया में अर्थ के अलावा मैग्नेट को घुमाने की
जो घुमाने का फिनोमिना है, ये फिनोमिना किसने दिया? इलेक्ट्रिक करंट ने दिया। जैसे ही करंट फ्लो होती है, मैग्नेट ऐसा हुआ और करंट बंद हुई, मैग्नेट से सीधा हो गया। दिस वाज फर्स्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये पहला था, तो इसलिए उनका नाम इसमें हमेशा लिया जाता है, दैट इज ऑस्टेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, इससे और ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोग अब डायरेक्ट इसकी थ्योरी पे आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अगर मैग्नेट को घुमाने की ताकत रखती है, यानी वो एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में तो नहीं है, बिना कांटेक्ट के उसने फोर्स लगाया है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो उसने क्या बनाया होगा? एक फील्ड बनाया होगा, उसका नाम हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। ओके, अब उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने देखा कि हमने एक कैपेसिटर रखा, कैपेसिटर के पास बहुत सारा चार्ज, एक ग्लास हम लेकर आए, उस ग्लास रॉड को ऐसे रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, यहाँ मैग्नेट को लटकाया और इस ग्लास को यहाँ पे ऐसे रखा, मैग्नेट हिला तक नहीं। बहुत चार्ज हमने इकट्ठा किया, मैग्नेट को नहीं हिला पाया। इससे क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फिर करंट कैसे कर लेती? करंट किससे बनती है? इलेक्ट्रिक चार्ज से ही बनती है। इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होते हैं, Q अपॉन T इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में और चार्ज में किस चीज का डिफरेंस है? मोशन का डिफरेंस है। चार्ज जब चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और खड़ा है तो चार्ज है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसको मूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन छोटी सी करंट भी ऐसे मूव करती है, तो ये ऐसे मूव हो जाता है। जिसका ये मतलब है कि ये वाला जो फील्ड जो मैग्नेट को मूव कराएगा, उसका सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, उसका सोर्स चार्ज इन मोशन होता है, मूविंग चार्ज होता है। तो अब हमने दो चीजें अलग अलग कर ली, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? चार्ज इन मोशन। सो मैग्नेटिक फील्ड इज मेड बाय चार्ज इन मोशन। क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चार्ज एट रेस्ट, this cannot, right? So electric charge in motion create magnetic field, but electric charge at rest cannot. ये हमने स्टडी किया। अब हमको इतनी चीजें अलग अलग मिल रही हैं कि हमको ये मानना ही पड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग चीज होती है। अब हमने और स्टडी करना आगे शुरू किया कि ये जो चार्ज इन मोशन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हम अपना एक पुराना प्रिंसिपल याद करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? अगर एक मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया, तो वो फोर्स किस पर लगेगा? मास पर लगेगा, चार्ज पर नहीं लगेगा। इसी तरह से चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो वो फोर्स किस पर लगेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही लगेगा। अगर एक मूविंग चार्ज ने एक फील्ड बनाया, तो वो किस पर लगेगा? मूविंग चार्ज पर ही लगेगा, दूसरी किसी चीज पर नहीं लगेगा। लेकिन ये तो मैग्नेट पे लगता है। तो ये कंट्रोवर्सी हुई, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है, मैग्नेट तो कुछ होता ही नहीं है, दैट इज ए मूविंग चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे घुमा दीजिए, व्हाट इज दैट? ए मूविंग चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पीछे, ये मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, ये सब मूविंग चार्जेस हैं। और यहां पर एक चार्ज ऐसे मूव किया, ये जो चार्ज मूव किया, इसने अपना एक इफेक्ट बनाया मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे के सारे मूविंग चार्ज मूव कर गए, फोर्स इस पे लगा और इस फोर्स के कारण ये मूव कर गए।
तो मूविंग चार्ज ने किस पर फोर्स लगाया? मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाया। लेकिन मूविंग चार्जेस हमको जिस चीज में मिलते हैं वो चीज हमको नेचर में मिलती है और वो चीज है मैग्नेट। करेक्ट? वो चीज मैग्नेट है जिसके अंदर नेचुरली इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिचुएटेड होते हैं कि सब के सब एक लाइन में, जैसे हम बहुत सारी ऐसे चूड़ी अगर पहनते तो सब के सब एक्सिस एक ही बन जाती है, और अगर सब में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो सबकी ताकत आपस में ऐड हो जाएगी क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक जैसी। मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते, तो जब यहां पर एक चार्ज चला और इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो सब पर इफेक्ट कैसा होगा? एक जैसा। वो इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि मैग्नेट ऐसा मूव कर जाता है। ये चीज कॉपर में नहीं होती, एल्यूमिनियम में नहीं होती, लकड़ी में नहीं होती, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं करते। और मैग्नेट नाम की चीज में होती है, इसलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नेट कोई अलग चीज नहीं है। मैग्नेट क्या है? एक ग्रुप ऑफ मूविंग चार्जेस। ओके, डायरेक्शन पे अभी हम आते हैं कि डायरेक्शन कैसे कैसे होना चाहिए। फिलहाल हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड से अलग हमारे नेचर में एक और तरह का फील्ड पाया जाता है, और ये वाला फील्ड जो है ये कौन क्रिएट करता है? मूविंग चार्जेस क्रिएट करते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है? ये मूविंग चार्जेस को ही अफेक्ट करता है। मूविंग चार्जेस का एक छोटा सा एग्जांपल कौन है? बार मैग्नेट। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द मूविंग चार्ज, और बहुत दुनिया भर के एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक नया तरह का फील्ड बना। अब क्या होता है कि एक मूविंग चार्ज को हमने भेजा जहां पर एक दूसरे मूविंग चार्ज ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ था। फिर से एक जगह पर मूविंग चार्ज ऐसे हैं, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो वो क्या बना रहा है? मूविंग चार्ज। ओके, ये मूविंग चार्ज है तो वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ओके, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है और फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके पास डायरेक्शन होती है, फील्ड फोर्स लगा सकता है और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो हम फील्ड के नाम से समझते हैं। इसने यहाँ पर फील्ड बनाया हुआ है। अब होगा क्या? हमने एक चार्ज को यहाँ पर भेजा। जब हम एक चार्ज को भेज रहे हैं तो चार्ज नंबर 1 ये ऐसा गया और ऐसा मुड़ गया। चार्ज नंबर 2 उसको ऐसा भेजा और वो ऐसा मुड़ गया। चार्ज नंबर 3 तीसरी जगह पर हमने भेजा तो ये ऐसा सीधा चला गया। तो कोई चार्ज थोड़ा सा मुड़ता है, कोई चार्ज ज्यादा मुड़ता है और कोई चार्ज स्ट्रेट चला जाता है। अब जब भी कोई चीज मुड़ती है, अपने रास्ते से मुड़ती है इस तरह से, तो हम जानते हैं कि ये क्यों मुड़ती है। मुड़ने के पीछे क्या है? मुड़ने के पीछे एक फोर्स है। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अदरवाइज हमारे नेचर का नियम क्या है? इनर्शिया के नियम से कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इट शुड कीप ऑन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके ऐसा सर्कल में मुड़ गया है तो जरूर इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा है, और उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो वेलोसिटी के राइट एंगल पर होता है। फिर ये वेलोसिटी है, इसके राइट एंगल पर होता है। इस तरह से एक फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मुड़ेगा, नहीं तो नहीं मुड़ेगा। अब अगर हमने एक चार्ज यहां पर भेजा तो हम ये देखते हैं कि वो चार्ज ऐसे मुड़ गया। अब हमारे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जरूर मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाया है। अगर हम उस चार्ज को यहां खड़ा कर देते हैं तो वो चार्ज खड़ा है। अंतर समझिए,
अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ये दीवारों में पूरे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या होगा इसका? इट विल एक्सपीरियंस फोर्स और ऐसे एक्सीलरेट होते हुए इस तरफ चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। हमने इसको क्या किया था? वी हैव प्लेस्ड इट एट रेस्ट। ये एट रेस्ट है, रेस्ट होने के बावजूद भी ये एक्सीलरेट होके ऐसे चला गया। तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुनिए, इस कमरे में हम एक चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं और यहाँ रखते हैं। यहाँ रखते हैं तो हम क्या देखते हैं? वो पार्टिकल ऐसे नीचे गिर गया। बताइए इस कमरे में कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, और अगर ये एक्सीलरेट होके ऐसा चिपक गया इससे जाके, तो कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तीसरी बार हमने इसको रखा, ना ये नीचे गिरता है ना इधर जाता है, ये ऐसे ऐसे चलता है गोल में। अब गोल में हमारे पास दोनों एक्सप्लेनेशन काम नहीं करती। मूविंग चार्ज पे हमको समझ में आ गया कि एक फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? मूविंग चार्ज इसको लगा रहा है और क्या क्रिएट कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। So what does a magnetic field do? A magnetic field applies force on a moving charge and the force, direction of the force is perpendicular to the velocity. ठीक है? तो अब हम आंसर लिख सकते हैं what is magnetic field? नोट करिए, magnetic field is magnetic field is characteristic or effect in a space so that a charged particle moving in that space experience a force perpendicular to its velocity, and due to this force it changes its direction, and due to its force it changes its direction. Okay, full stop. So this is magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज की डायरेक्शन चेंज होती है, ऐसे फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? उस पर फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का अब हम स्टडी करेंगे। इस फोर्स का नाम हमने दिया मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स जो किसी मूविंग चार्ज पर लगेगा, ये कितना होगा? If a charge is moving in a magnetic field, it experience a force. ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस पर फोर्स लगा और ये ऐसे घूम गया, ये फोर्स कितना लगता है? ये फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि जो चार्ज हमने थ्रो किया, उस चार्ज में इलेक्ट्रिकल चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सेकंड, हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको खड़ा कर देते हैं तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, अपनी जगह खड़ा रहता है आराम से। अगर हम इसको ऐसा स्लोली फेंकते हैं तो ये ऐसा आता है और ऐसे धीरे से मुड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ता है। अगर ज्यादा वेलोसिटी देते हैं तो ज्यादा मुड़ेगा, और ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो और ज्यादा मुड़ेगा। मोड़ना किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फोर्स लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा मुड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा मुड़ जाएगा। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे।
हमने ये ऑब्जर्व किया दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना जल्दी वो मुड़ जाता है, उतना ज्यादा मुड़ जाता है। तो ज्यादा क्यों मुड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगेगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगा? हमने वेलोसिटी ज्यादा लगाई। ये हमने ऑब्जर्व किया तो उसको हमने नोट कर लिया दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तीसरा, अब हम देख रहे हैं फोर्स चार्ज और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चार्ज को इस कमरे में हमने एक वेलोसिटी दी और वो ऐसा मुड़ा। अब इसी चार्ज को दूसरे कमरे में ले गए, वहां ले जाके हमने सेम वेलोसिटी दी तो ये ऐसा मुड़ गया ज्यादा। तीसरे कमरे में ले गए और हमने वेलोसिटी दी तो देखा वो सीधा ही चला गया, मुड़ा ही। वही Q है, वही B है, फोर्स अलग अलग क्यों लग रहा है? तो हम बोलेंगे कि इसका फोर्स लगाने वाला कौन है? B। तो B की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, इसलिए अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि किस स्पेस में, किस लोकेशन में B की ताकत कितनी, B की इंटेंसिटी कितनी है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू B। एक कमरे में B कम हो सकता है, दूसरी जगह पे B ज्यादा हो सकता है, तीसरी जगह पे ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा। सो ये फोर्स इन तीनों पे डिपेंड करता है। वी कैन मेक इट फोर्स इज इक्वल टू QB। तो ये फोर्स का इक्वेशन बना, इसका कांस्टेंट हमने डिफाइन करके 1 कर लिया, सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। तो फोर्स का फॉर्मूला बना, फोर्स इज इक्वल टू QVB। व्हाट इज दिस फोर्स? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। Force on a moving charge in magnetic field. ओके, अब ये जो चीजें थी इसमें और हमने ज्यादा एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके हमने क्या देखा कि अगर B की डायरेक्शन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसी है, तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। फोर्स लगाने के लिए चार्ज की वेलोसिटी और B की डायरेक्शन, अगर ये दोनों ऐसे हैं, B इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। फिर से देखिए, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक मैग्नेट का नॉर्थ हमने इधर रखा, मैग्नेट का साउथ इधर रखा, नॉर्थ टू साउथ हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और चार्ज को ऐसे भेजा। चार्ज को ऐसे भेजा, चार्ज मुड़ गया। चार्ज को ऐसे भेजा, चार्ज नहीं मुड़ा। तो हमको समझ में आया कि जब हम वेलोसिटी को 90 डिग्री रखते हैं तब तो वो मुड़ता है, और जब 0 डिग्री कर देते हैं तो नहीं मुड़ता है। ये किसमें होता है? तो आंसर है ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि V और B दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, V क्रॉस B किसके बराबर होता है? VB sin थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू फुल आएगी 1 V इंटू B, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो V इंटू B क्या हो जाएगा? 0। तो अगर F इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई B है तो कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा? आंसर है साइन थीटा। ये हमने ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जर्व करके हमने देखा दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये रिलेशन बना, फोर्स इज इक्वल टू V क्रॉस P। फोर्स इज इक्वल टू V क्रॉस P। ये ऑब्जर्व किया हमने कि फोर्स इस रूल को फॉलो करता है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, B बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, B और B के बीच के एंगल को चेंज करेंगे तो भी फोर्स चेंज होता है। और किस रूल से होता है? क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से चेंज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हमको बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F शुड बी इक्वल टू QVB
sin theta, where theta is angle between V and B. V और B वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। वेलोसिटी किसकी है? चार्ज की, और B क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इसकी क्वांटिटी। अब इसके बेसिस पर हम B को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने B को डिफाइन किया उसके कैरेक्टर से कि B होता क्या है। अब हम डिफाइन करेंगे B कितना होता है, क्वांटिफाई करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज B, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए प्रॉपर्टी और इफेक्ट इन द स्पेस ड्यू टू विच फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग चार्ज। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? B की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद B कितना होता है उसको हमने डिफाइन करना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, और अब हम फॉर्मूला बना चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से आप देखिए B किसके बराबर होता है? B इज इक्वल टू F अपॉन Q B sin थीटा। अब तक हम लोग डिफाइन करने का तरीका काफी सीख चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स व्हेन Q is 1, B is 1 and sin theta is 1। अब इसके थोड़े शब्दों को ठीक से कर लीजिए टेक्स्ट में। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन is the force experienced by a unit charge moving with unit velocity making right angle with the magnetic field। okay, तो नोट कर लीजिए, strength of magnetic field at a point, strength of magnetic field at a point is the force experienced by a unit charge moving with unit velocity at right angle to the magnetic field। Okay, so this is quantifying B, कि B को हम किस तरह से, तो B को हम किस में नापते हैं? आंसर है B को हम फोर्स में नापते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ B। तो पहले वही ले लेते हैं यूनिट ऑफ B। अभी तक हमने क्या किया? B क्या होता है, B कितना होता है। अब हम लेते हैं B का यूनिट। B क्या चीज है, किस चीज का सिंबल है? थोड़ा सा मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वही चीज है जो हमने पहले की थी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस वेयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बार बार बोलने की बजाय हम उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो इतना ज्यादा बोलते नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, हमारा मीनिंग क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हमने क्या बनाया? B। सो B इज सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, B इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट चीज हम लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है।
लिखिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट है एंड ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन मैग्नेटिज्म, तो उनके ऑनर में इसकी यूनिट टेस्ला बनाई गई है मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो इसको हम थ्योरेटिकली तो डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, B इज इक्वल टू एफ क्यू बी साइन थीटा। इसमें अगर आप हर चीज को 1 कर दें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। B इज इक्वल टू 1। तो सुनिए, उसको वर्ड्स में कैसे करेंगे। If a unit charge, if 1 coulomb charge is moving with a speed of 1 meter per second at right angle to the magnetic field and force experienced by it is 1 Newton, then magnetic field strength at that location will be taken as 1 Tesla. नोट कर लीजिए, 1 Tesla मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? 1 टेस्ला की डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है। 1 टेस्ला, हाउ मच इज 1 टेस्ला? ओके, 1 टेस्ला इज strength of that magnetic field due to which 1 coulomb charge moving with speed of 1 meter per second, moving with speed 1 meter per second, at right angle to magnetic field, experience a force of 1 Newton in a direction perpendicular to velocity and the field, velocity at the field। ये है 1 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट लिखिए डायरेक्शन। अब ये अभी आपने 1 टेस्ला यूनिट लिख लिया। एक छोटी सी चीज पहले और कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। ओके, ये डायमेंशंस को अब आप निकालेंगे इसके बेसिस पर। ओके, F की डायमेंशन क्या होती है? MLT -2, Q की 80, V की LT -1, साइन थीटा की नो डायमेंशन। ओके, निकाल दीजिए। ओके, MT -2 A -1, ये इसकी डायमेंशन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशंस क्या होती है, ये सब चीजें हमने ली। और अब हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट लिखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स नोट करिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। Direction of force on the charge moving in magnetic field. Okay. इसके लिए हमको याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम लोग वेक्टर में काफी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग वेक्टर्स के रूल भी जानते हैं और वेक्टर के रूल इसमें बताते हैं F इज इक्वल टू E क्रॉस B, I क्रॉस J इज इक्वल टू K। ये आप सबको मालूम है। वैसे ही अच्छा I क्रॉस J इज इक्वल टू K होता है, तो K की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग Z। I और J किधर होते हैं? X और Y। तो अगर X में I, ये है J, तो ये क्या है? K। पहले हम लोग इसको उंगलियों से याद रखते थे, अभी भी हम लोग उसको फिंगर से याद रखते हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। और इसके लिए F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। हमारे पास कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। दोनों हाथ में हम लोग ये रूल्स लगाते हैं। याद रखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है और उस पर हमने फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो तीन वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली चीज, अपने लेफ्ट हैंड में ये जो तीन फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को राइट हैंड पर रखना सीखिए। सब लोग करके देखिए। ये अभी प्रैक्टिकली सबको करना है क्योंकि इसके बिना आप एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको तुरंत के तुरंत इसको बनाकर डिसाइड करना होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस क्लास में बहुत जरूरी है। ये आपके तीनों राइट एंगल पर रहने चाहिए। अच्छा, ये राइट एंगल पर रखने के बाद एक चीज और प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप इसको किसी भी तरफ ले जाइए, ये 90-90 सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा ऐसा ऐसा, नीचे ऊपर पीछे, कहीं भी ले जाए हाथ को, ऐसा भी घुमाएं। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये वाला जो फिंगर है बी को दिखाता है, इसको ऊपर की तरफ करो, या इसको इधर करना है, बी इस तरफ है, तो आपने इसको ऐसा कर दिया, ये बी इस तरफ हो गया। तो ये एक गलत तरीका है। तो हमको क्या सुस्ती लगती है, इतनी बड़ी बात कौन घुमाएगा, बी इधर करना है, ऐसा कर देता है, तो ये नहीं चलेगा। आपको ऐसा ही रखना है, और अगर बी की डायरेक्शन न्यूमेरिकल में इधर दी गई है तो आपको हाथ ऐसा घुमाना पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसा घुमाना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको, हाँ ये ठीक है, आप दिखाइए हाथ, तीनों 90 डिग्री करके दिखाओ, लेफ्ट हैंड, हाँ ठीक है, ये 90 बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए, ये एक चीज। दूसरा, ये फिंगर को ऊपर की तरफ पॉइंट करिए, ये हमको दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इसको ऊपर करके दिखाइए ये। अच्छा, अब अगर आप इसको ऐसा रख रहे हैं, ये फिंगर हमको दिखाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और ये हमको दिखाएगा फोर्स। अब जो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है उसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अभी वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे सब फिंगर प्लेस कर सकते हैं।
राइट। अगर हमने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो कैसे रखेंगे आप? राइट, इसको आपने ऐसे घुमा देना है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, घुमाइए। और एक चीज याद रखिए, आपसे किसी ने नहीं बोला कि हाथ एक तरफ घूमता है, हाथ दोनों तरफ घूमता है। तो जिधर आपको कम टेंशन पड़ता हो उधर से घुमाइए। राइट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और वेलोसिटी इधर, ठीक है, इस तरह से। लेफ्ट हैंड आपने रखा, नहीं बना। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये ऊपर देखिए, अगर आप इसको ऊपर रखते हैं तो इधर ध्यान दो, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको आप ऐसा पूरा घुमा सकें। ये अच्छा, अगर यहां से नहीं घूमता है तो यहां से घुमाइए, ऐसे हो जाए, पर आप ऐसा पूरा घुमा सकते हैं। लेकिन नियम याद रखिए, एक बार आप बी को फिक्स करते हैं तो बी को हिला देंगे। ओके, ये दो चीजें होंगी। तो इसका ये मतलब है कि आप बी को फिक्स रख के बी को घुमा सकते हैं। जब आप बी को घुमाएंगे, देखिए एक चीज आप देखेंगे कि जब हम बी को घुमाते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली घूमता है। ऐसे बी हमने सामने रखा हुआ है, बी को ऐसा घुमाते हैं तो फोर्स अपने आप घूमते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 90-90 मेंटेन करना है। राइट, ओके। तो ये सबको आना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स में अभी हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है, चार्ज नॉर्थ साउथ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, लाइक दैट। ओके, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड रूल। फिर से लेफ्ट हैंड रूल क्या लिखेंगे? इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, एंड दिस इज फोर्स ऑन चार्ज। ओके, अब यहां पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक चार्ज ऐसा जा रहा है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा बताइए? ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा ऐसा, तो ये ऐसा मुड़ गया। अब ये ऐसा जा रहा है, बताइए फोर्स किधर लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सामने, इधर। हाँ, ये ठीक है। किधर आया फोर्स? आपका ठीक आया, फोर्स इस तरफ आया। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये वेलोसिटी ऊपर, फोर्स इधर आया। ओके, आप लोग ऐसा बैठे, ठीक है, फोर्स इस तरफ आया, ठीक। अगर ये ऐसा गया, फोर्स ऐसा लगा तो ऐसा मुड़ गया। अब ये ऐसे जा रहा, बताइए फोर्स किधर? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी ऊपर, ओके, अच्छा, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इस तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे। देखिए, आपने कहीं काम किया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये लो अंदर।
आपको भी ये प्रैक्टिस करना, और ये गलती होती है जल्दी जल्दी। एनीवे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, ये ऐसा मुड़ गया। अब ये वेलोसिटी भी हमने ऐसे मोड़ दी, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, फोर्स इधर हो गया, तो ये ऐसा मुड़ गया। अगर ये ऐसा मुड़ गया तो अब हमने वेलोसिटी भी ऐसी कर दी, ये वेलोसिटी। अब फोर्स किधर है, नीचे, तो ये ऐसा मुड़ गया। जब ये ऐसा मुड़ता है तो हमने वेलोसिटी नीचे कर दिया, फोर्स किधर है, इस तरफ, तो ये ऐसा मुड़ गया और वही पुरानी पोजीशन पे आ गया। फिर यहाँ से ऊपर ये ऐसा ऐसा चलेगा और ये एक सर्कल में चलेगा। तो ध्यान रखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। आप लोगों ने देखा है, हम लोग ब्रूम यूज करते, झाड़ू, उसकी बहुत सारी काड़ियां ऐसी रहती हैं और उसके ऊपर ऐसे रस्सी लपेटी रहती है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बिल्कुल उसी तरह से मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं और ये उसको ऐसे लपेट देता है। ये हमेशा ऐसा जाएगा और इसको लपेट देगा। ये चीज याद रखिए, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बांधता है और खुद उसमें ट्रैप हो जाता है, ऐसा ही घूमता रहता है। इधर से आ रहा है तो भी ऐसा, इधर से आ रहा है तो भी ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर घुमा देता है। तो ये एक ट्रैप करने का हमारा साधन भी है और इसमें फिर बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि हम और बहुत सारी एडवांस चीजें बनती हैं इस तरह से ट्रैप करके, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। प्लाज्मा के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम लोग बॉटल बनाते हैं। एनीवे, वो जब बाद में आएगा उस समय इसको देखेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाने से एक सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, तो नेचुरल मोशन इलेक्ट्रिक चार्ज का कैसा होगा, सर्कुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम लोग जब डायग्राम में दिखाने जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों डायरेक्शन हैं और तीनों डायरेक्शन 2 डायमेंशनल बोर्ड पर बनानी मुश्किल होती है। इसलिए अब से हम जो 3 डायमेंशन की स्टडी करेंगे उसमें एक डायमेंशन जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उसके लिए हमने अलग से एक निशान डेवलप किया, दैट इज आइदर दिस और दिस। ये स्क्रू के निशान है या एरो के निशान है। एक स्क्रू हम टाइट करते हैं तो स्क्रू के पीछे ऐसा क्रॉस बना रहता है और स्क्रू के सामने ऐसी नोक रहती है। तो अगर ऐसा स्क्रू अगर स्क्रू अंदर जा रहा है तो हमें क्या दिखेगा, क्रॉस की नोक, क्रॉस। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, गोइंग इनसाइड, और ये कैसा है, कमिंग आउटसाइड। वैसे ही आपने एरोज भी देखे हैं, एरोज ऐसे रहते हैं ये, और पीछे की साइड में इस तरह से ऐसा क्रॉस रहता है। तो जिसकी तरफ एरो जाएगा उसको ऐसा दिखेगा सामने से, और हमारे से अगर ऐसा छूट के आगे जा रहा है तो हमको उसके पीछे उसका क्रॉस दिखेगा। तो ये डायरेक्शन के नियम आप याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए।
यस, बी को अंदर करिए और ये वेलोसिटी इस तरफ करिए। फोर्स किधर लगा? ऊपर। तो इसके इधर ऊपर फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ये ऐसे मुड़ जाएगी। जब ये ऐसे मुड़ेगी तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसा हो गया, फोर्स परपेंडिकुलर, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो ये ऐसा मुड़ जाएगा। ऐसा मुड़ेगा तो फोर्स इधर लगेगा और इस फोर्स के कारण ये ऐसा मुड़ जाएगा। फिर फोर्स ऐसा लगेगा, ये ऐसा मुड़ेगा, फिर फोर्स ऐसा लगेगा। तो इसमें हम देखते हैं there is always a force acting towards center. इसके और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे and this will become a circle. तो ये पाथ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस सर्कल में घूमेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कल में घूमता है तो इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। ये रेडियस कितना होता है, ये फोर्स कितना होता है, तो ये फोर्स हमने देखा परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, दिस करंट इज आई, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ V। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? गोइंग इनसाइड द बोर्ड। चार्ज किधर चल रहा है? लेफ्ट टू राइट। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। So it is the perfect state for giving a force. There is a charges on this which are moving. करंट किससे बनती है? Moving charges. तो इसके पास चार्जेस हैं जिसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर है, तो इसको फोर्स लगेगा। ओके, अगर करंट की डायरेक्शन इधर राइट डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के। किधर जाएगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस पर लगेगा? अब एक चीज ध्यान दीजिए, फोर्स चार्ज पर लगता है और हमने स्टडी किया है कि चार्ज कैन बी कैरिड बाय मटेरियल ओनली। बिना मटेरियल के चार्ज नहीं होता। तो चार्ज जिस मटेरियल पर है वो मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस तरफ? ऊपर की तरफ। उस मटेरियल से ही ये कंडक्टर बना है। मटेरियल से ही तो पार्टिकल से ही तो कंडक्टर बना है। अगर वो मटेरियल, वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज
के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये पूरा मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है और पूरी की पूरी वायर ऐसे ऊपर उठती है। इस पर एक फोर्स लगता है, क्योंकि यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, सभी चार्ज मूव कर रहे हैं, सभी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही आई बना। तो जितने चार्ज पार्टिकल हैं सब पर फोर्स लगेगा, और चार्ज पार्टिकल से ही तो वायर बना। तो सब के सब पार्टिकल ऐसा ऊपर उठते हैं, तो पूरी वायर ऐसा ऊपर उठती है। तो जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो इस पर एक फोर्स काम करने लगता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, इस पर फोर्स लगता है। ये फोर्स कितना होता है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी हमको अलग से कैलकुलेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम इसके Q को नहीं नाप पाते, हम इसमें किसको नापते हैं, हम I को नापते हैं। ओके, हमको मालूम है फोर्स किसके बराबर होता है, Q V B। इसमें हमने इसका एक छोटी सी लेंथ ली L। अगर हमने इसकी लेंथ L ली, ओके, तो यहां से यहां चार्ज जाने में कुछ टाइम लगता होगा, T टाइम लगता होगा। ये लेंथ है इसकी L, इसका टाइम है T, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, यस, डिस्टेंस लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये रिलेशन आपको पता है। तो वेलोसिटी किसके बराबर हुई, L अपॉन T। वेलोसिटी इज इक्वल टू L अपॉन T। अब हमको मालूम है F ऑन चार्जेस आर Q V B। Q V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन T इंटू B। अब Q अपॉन T ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट I। So this is I L B। What is I? Current। इसको मेजर कर सकते हैं। What is L? लेंथ ऑफ द वायर मेजर कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमको B का मालूम है। या F मेजर करेंगे तो B निकल जाएगा, B मेजर करेंगे तो F निकल आएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बना फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस फॉर्मूला इज मोर पॉपुलर एंड मोर प्रैक्टिकल देन F इज इक्वल टू QVB, क्योंकि Q नापे जाने लायक चीज नहीं है और उसकी वेलोसिटी भी हम नहीं नाप सकते। लेकिन I L B मेजरेबल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपका ज्यादा काम आएगा। न्यूमेरिकल्स भी इसी के ही आएंगे। F इज इक्वल टू I L B। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या था, Q V क्रॉस B। So now this is F is equal to Q को हमने टाइम से डिवाइड किया, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज L क्रॉस B, और F is equal to I L B sin theta। This is the force on a wire। इस पर ये एक ऐसा न्यूमेरिकल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है, जिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल किस तरह के हो सकते हैं, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि ये एक तार यहाँ हमने रखी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये तार अपनी ग्रेविटी के फोर्स के कारण, मास के कारण किधर गिरनी चाहिए, नीचे। करंट के कारण इस पर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम बराबर करेंगे
तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, mg इज इक्वल टू IMB। ये इक्वेशन की आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए किसी भी तरह की स्टोरी बनाई जा सकती है। तो स्टोरीज किस तरह की रहती है कि एक रॉड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसको दो स्प्रिंग से लगा दिया, इसमें कितनी करंट फ्लो कराएं कि दोनों स्प्रिंग का टेंशन 0 हो जाए। अभी इसके मास के कारण mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो टेंशन किसके बराबर है, mg के बराबर है। अगर टेंशन को हमको 0 करना है तो कैसे होगा, mg तो लग ही रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण इस पर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg के बराबर। तो ये इक्वेशन आ गया, IMB इज इक्वल टू mg। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर 2-3 साल के बाद एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर। तो ये है फोर्स ऑन ए कंडक्टर। फिर से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने शूट किया, ऐसा गया और इसने इसमें सर्कल बनाना शुरू किया। इसके पास बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसके पास, तो आंसर है उस चार्ज के पास कुछ क्वांटिटी ऑफ चार्ज है Q, उसकी एक वेलोसिटी है V, इस सर्कल का रेडियस है R, उसका घूमने का टाइम पीरियड है T, उसके पास कुछ एनर्जी है। ये सारी चीजें आपस में कैसे रिलेट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन पर क्या असर डालता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होने से कितना रेडियस बढ़ जाएगा, टाइम पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हमको इसके रिलेशंस समझने हैं एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और ये एग्जाम में भी जरूर आते हैं और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप उससे 10 फॉर्मूले अपने आप बना सकते हैं। तो आपको 10 फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए और वो फॉर्मूला सबको आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए, mv² अपॉन r। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम करता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस पार्टिकल के पास चार्ज Q है। Q चार्ज V वेलोसिटी से V मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस पर कितना फोर्स लगने वाला है। F का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू QVB। ओके, किधर लगता है ये, राइट एंगल टू वेलोसिटी, ये ऐसा लगता। ओके, डायरेक्शन देखिए, ये B अंदर की तरफ है, ओके ऐसे, ठीक है। करिए, सेट करिए। B अंदर करो, हाँ ये B नहीं है, हाँ ये राइट, वेलोसिटी इधर करो, नहीं होगी। B सामने रखो, B को आप नहीं बदल सकते, आपको ऐसे घुमाओ, ये और ये वेलोसिटी इधर हो गई, B इधर हो गया, फोर्स किधर आया, ओके, ये फोर्स नीचे आ रहा है, करेक्ट। ये फोर्स किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ, ओके, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी एक फॉर्मूला को याद रखिए।
सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है? QVB। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv²/r। इसलिए QVB किसके बराबर है? mv²/r। अब इससे अलग अलग चीजें निकालते जाइए। बताइए वेलोसिटी का रिलेशन क्या है बाकी सब क्वांटिटीज से? एक v कैंसल हो गया, ये वेलोसिटी है। रेडियस का फॉर्मूला निकालिए। ओके, किसमें कितनी बार बोला है वो मुझे बताए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए गोल घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी है इसके पास, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो याद रखिए लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कन्वर्ट करने के लिए v = r ओमेगा यूज करना है। तो उसके लिए हमने v की जगह r ओमेगा रखा और ओमेगा की वैल्यू बताइए कितनी हुई? r ओमेगा, r कैंसल हुआ, ओमेगा = ओके। इसका टाइम पीरियड कितना होगा घूमने का? कितने टाइम में एक सर्कल बनाएगा? उसे कैसे निकालेंगे? थीटा कैसे नापोगे? देखिए आप लोग जो चीज पढ़ते हैं उसको पूरी गहराई से पढ़िए। ओमेगा = θ/t, ये ठीक है कि गलत है? ओमेगा = θ/t, ये ठीक है या गलत है? हंसना बहुत आसान है, थोड़ा सोच के बताइए। ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ओमेगा = θ/t, ये सबको याद। फिर θ/t में क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ये है, सुनिए, ओमेगा = θ/t। सुनो, t टाइम में एंगल कितना बनता है? थीटा, तो ओमेगा कितना होता है? θ/t। करेक्ट। जब एक पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता है तो उस समय इस t का नाम बदल के क्या हो जाता है? कैपिटल। दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन। और उस समय थीटा कितना हो जाएगा? 2π। तो ओमेगा = क्या होता है? 2π/t। तो थोड़ा सा जब भी आप पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए। ओमेगा = θ/t, इसमें थीटा और t दोनों इंस्टेंटेनियस है। जिस इंस्टेंट पर टाइम t हुआ है उस इंस्टेंट पे एंगल कितना बना है? थीटा, तो θ/t ठीक फॉर्मूला है। अगर हम पूरे एक सर्कल के लिए लेते हैं तो उस समय टाइम पीरियड को बदल के हम क्या कर देंगे? टाइम फॉर ए वन साइकिल, that is a constant, and 2π is the total angle, that is a constant. बेसिकली ये फॉर्मूला θ/t ही है। ओके, तो याद रखिए सर्कुलर मोशन में जब भी आप टाइम का टर्म लेना चाहें तो हमेशा ओमेगा को पकड़िए, क्योंकि ओमेगा का कन्वर्शन क्या होता है? 2π/t। तो जब भी इसके बाद और भी 10 मौके और आएंगे डेरिवेशंस में, जब आपको t निकालने को बोला जाएगा तो t के लिए हमेशा किस टर्म को पकड़ना है? ओमेगा को। अगर ओमेगा नहीं दिया, v को पकड़िए और v को क्या बना दीजिए? v = r ओमेगा, और फिर ओमेगा को क्या रखोगे? 2π/t, वहां से t की वैल्यू लीजिए। ओके, तो यहां पर हम आते हैं ओमेगा = 2π/t is equal to this, उससे t
ई की वैल्यू बताइए कितना? 2 पाई m अपॉन q। ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। ओके, अब बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यस, 1 अपॉन t। ये फ्रीक्वेंसी है। इस पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये v की वैल्यू लीजिए और हाफ mv² से मल्टीप्लाई करके बताइए। This is kinetic energy of the particle. भी आपसे बनने चाहिए और ये सब आपको याद भी रखना है। इसके आगे हम लोग जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, उस समय फिर ये सारे उसके प्रिंसिपल में आएंगे, उसके फॉर्मूला में आएंगे। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पास इतनी सारी। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और सर्कल बनाएगा, उस समय जब एंटर करेगा तो उसका एंगल कितना होगा? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होगा तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा। मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, फिर क्या होगा? So, if a charged particle ये मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन है, एक चार्ज Q इसमें ऐसे एंटर करता है B वेलोसिटी से, तो ये ऐसा सर्कल बनाएगा। इधर फोर्स लगेगा, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये ऐसा ऊपर जाता हुआ अंदर मुड़ेगा और पूरा ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा गया था, अगर इसको ऐसा भेजने की बजाय हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो क्या होगा? अगर हम इस v वेलोसिटी से भेजेंगे तो क्या होगा? ओके, छोटी सी चीज है, इस v को इस डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल बनता होगा, या मान लीजिए v के साथ 90 होने की बजाय ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कॉम्पोनेंट होगा v cos थीटा और ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा। सो इसका टाइटल चार्ज एंट्रिंग
v sin थीटा। ये जो दो कंपोनेंट हैं इसमें v sin थीटा b के साथ कितना एंगल बनाता है? आंसर है 90 डिग्री, इसलिए ये एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। सो सर्कल ड्यू टू v sin। अब v cos थीटा के कारण क्या होगा? v cos थीटा इसको किधर ले जा रहा है? तो आंसर है v cos थीटा इसको राइट में ले जा रहा है। v cos थीटा के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? v cos थीटा और b दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच एंगल 0 है, इसलिए ये फोर्स नहीं लगा पाएंगे। फोर्स कौन कौन लगाएगा? v sin थीटा और b। v cos थीटा और b दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स नहीं लगता है। फोर्स के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री। तो ये दोनों में फोर्स लगता है, सर्कल बनेगा। तो ये चार्ज कैसे मूव करेगा? तो आंसर है ये चार्ज ऐसा सर्कल में मूव करेगा बिकॉज ऑफ v sin थीटा। लेकिन v cos थीटा भी 0 नहीं है। वो v cos थीटा इसको चार्ज को इधर ले जाते जाएगा। दोनों काम इकट्ठे कैसे होंगे? दोनों काम इकट्ठे किस तरह से हो सकते हैं? सोच के बताइए। ओके, ये मूव कर रहा है ऐसे और इसको आगे भी जाना है। क्या बोलते हैं आप ऐसी शेप को? ये यहां से ऐसा चला, ये ऐसे। हाँ, सबने स्प्रिंग देखा हुआ है। उसको स्प्रिंग को क्या बोलते हैं आप लोग? स्पाइरल स्प्रिंग की शेप का नाम क्या है? किसी को मालूम है? मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पढ़ा आपने? ओके, ये वाली शेप क्या है? ये शेप क्या है? नहीं मालूम? वेरी गुड। अच्छा, स्पाइरल किसको बोलते हैं? अच्छा, मैं समझ गया। ये वो वाली क्लास है जिसमें आप प्रश्न उत्तर लिखवा दीजिए, वो एग्जाम में जाके उसी को लिख के आ जाएंगे बस। अच्छा, एनीवे छोड़िए, ये स्पाइरल है। तो फिर ये शेप क्या है? ये वाली शेप, जो ये स्प्रिंग यहां से चलेगा ऐसे और ये और कहीं मत बोलना भैया, दूसरा टीचर सुनेगा तो क्लास में बैठने नहीं देगा। ओके, दिस इज नोन एज हेलिक्स। Okay, so the charge will move in helix or it will make a helical shape. इसको नोट करिए। ये जो हेलिक्स बनेगा, इस हेलिक्स पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं किसी भी अच्छे एग्जाम में। एग्जाम में स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। ओके, किस तरह का आएगा कि ये जो हेलिक्स बनता है, ये वाला, इसका पिच निकालिए। अब आप बोलेंगे पिच क्या होता है? पिच आप लोगों ने एक ही सुना हुआ है आज तक? क्रिकेट वाला सुना बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हो?
गेज पढ़ा है ना? स्क्रू गेज में दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज पिच। इस पिच की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, ये पिच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये पिच एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ये वाला चार्ज कब कवर करता है? जब वो पूरा एक साइकिल लगाता है। एक साइकिल लगाता है उस समय ये पिच को कवर करता है। इस पिच की लेंथ की डायरेक्शन किधर है? आंसर है इस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। अगर हमको ये पता लग जाए कि इसके एक सर्कल में टाइम कितना लगता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? समझ आया? पिच के लिए हमको क्या चाहिए? v cos थीटा इनटू t। और अभी कॉपी देख के बताइए t का फॉर्मूला क्या? अभी ये तो ये Q क्या है? The charge, V, strength of magnetic field, and mass of the particle, V, velocity। जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया और जिस थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, दिस इज पिच। तो ये इसका अल्टीमेट क्वेश्चन है, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से इसका पिच आप निकाल सकते हैं, और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसका रेडियस कितना होगा? तो अभी जो आपने जो फॉर्मूला बनाए हैं उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसकी कोई भी चीज निकाल सकते हैं, राइट? तो ये हो गया मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल बनाते हैं। कब तक वो सर्कल बनाते रहेंगे? तो आंसर है इन्फिनिट टाइम तक सर्कल बनाते रहेंगे। इसका ये मतलब है कि वो वहां कैद हो जाते हैं, और यही चीज के कारण ये जो वहां ट्रैप हो जाते हैं, ये एक फिनोमिना होता है, और ये फिनोमिना हमको बहुत जगह मिलता है। इससे हम मैग्नेटिक बॉटल्स भी बनाते हैं, और इससे हम बहुत नेचर में बड़े अजीब अजीब तरह के और बहुत सुंदर नजारे भी देखते हैं। यहाँ पर नहीं दिखता है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है जहां ये ऐसा होता है। अर्थ नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा इस तरह से। तो यहां पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां से निकलती है। सन में जो एक्सप्लोजन होते हैं, वहां से उस एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स ब्लास्ट होके निकलते हैं। उनके पास वेलोसिटी होती है और वो स्पेस में कहीं भी मूव करते रहते हैं। चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी। ये जो कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं, ये चलते चलते अगर कहीं अर्थ के आसपास आ गए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऊपर कहीं पर आ गए, ये ऐसे, ये रहा B और ये रहा V, 90 डिग्री हो गया। अब क्या हो जाएगा? B ऐसा है, V ऐसा है, देयर विल बी ए फोर्स, और कैसा मोशन स्टार्ट हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। ये क्या करेगा? B के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये यहां पर चक्कर लगाएगा ऐसे। दूसरा पार्टिकल आया, वो भी फंस गया, वो भी घूमना शुरू किया। तीसरा आया, चौथा आया, 1000 आए, 2000 आए, 5000 आए, सबके सब फंस गए। तो यहां पर, यहां जो लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया काफी किनारे है, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं
वो रात को क्या देखते हैं, शाम को रात को आकाश में एक बहुत बड़ी चादर फैली हुई है काफी नजदीक आकाश में, और उसमें बहुत सारे तारे ऐसे झिलमिला रहे हैं। हमको जैसा आकाश दिखता है वैसा नहीं, ये उनको शाम के समय एक नजारा दिखता है जो बिल्कुल ऊपर और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स स्टार जैसे, सितारों जैसे, जैसे एक बहुत बड़ी चादर है और चादर में सितारे टांग दीजिए और चादर को ऐसे हिलाइए, ऐसा एक नजारा उनको दिखता है। और अर्थ में ये दो जगह दिखता है, एक साउथ में और एक नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर साउथ के, साउथ वाला ऑस्ट्रेलिया बोरेलिस कहलाता है। सो दिस इज ऑरा। तो एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस होता है और एक नॉर्थ में होता है, ये दो तरह से। तो नॉर्थ में और वहां पर देखते हैं और इसको लाखों टूरिस्ट हर साल देखने जाते हैं स्पेशल। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जबकि पूरा आकाश आपको झिलमिल दिखता है, एंड दिस इज ए रेयर एक्सपीरियंस और किसी जगह ऐसा सीन नहीं मिलता है। और ये फिनोमिना किस कारण से होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, चार्जेस आके यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरह से ट्रैप होने का जो फिनोमिना है लैब में हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट्स अ वंडरफुल फिनोमिना। अगर हमको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है तो हाइड्रोजन बॉम्ब की शर्त क्या होती है कि हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलेंगे, हीलियम बनेगी और उसमें से बहुत सारी हीट निकलेगी। अगर हाइड्रोजन को गर्म करेंगे तब वो आपस में जाके एक दूसरे से कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से मिलाने का तरीका क्या है, दोनों में इतना ज्यादा वाइब्रेशन होना चाहिए कि ऐसे वाइब्रेशन से वो एक दूसरे से टकराए और टकराकर एक दूसरे से चिपक जाए। इतना वाइब्रेशन हम कैसे देंगे, हमारा वाइब्रेशन देने का तरीका है हीट करना। किसी भी पार्टिकल को हीट करिए, काइनेटिक थ्योरी से हीट करोगे तो उसमें उसका आरएमएस वैल्यू बढ़ जाएगी वेलोसिटी की, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो टकराएंगे आपस में। तो कितना हीट करें कि हाइड्रोजन टकरा के हीलियम बन जाए, तो आंसर है थोड़ा सा हीट करिए 10 to the power 6, 10 to the power 6 यानी करीब करीब 10 करोड़ डिग्री, इतना गर्म करना। अब इतना गर्म अगर हम करेंगे तो किससे करेंगे, गर्म हमेशा उस चीज से किया जाता है जो ज्यादा गर्म होती है। गैस का टेम्परेचर 700 है तो पानी को वो कहां तक ला सकती है, 600 तक, लेकिन 700 की चीज 800 तक गर्म नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना टेम्परेचर लाएंगे कहां से, दूसरा किस बर्तन में रख के उसको गर्म करेंगे। जिस बर्तन में रख के हम गैस को गर्म करेंगे वो बर्तन तो खुद ही पिघल के गैस बन जाएगा 2000-3000 डिग्री के आते आते। तो 10 to the power 6 जिस गैस को गर्म करना है कहां रख के गर्म करेंगे, किस चीज से गर्म करेंगे। तो थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमने तरीके बनाए, साइंस के तरीके भी ऐसे ही बनाए जाते हैं और जीनियस लोग सोचते हैं कि कैसे तरीके होते हैं। तो देखिए तरीका गर्म करने का, हमने इतना गर्म करना है, हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा ही साधन नहीं है, एक साधन है और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब चलाते हैं जो कि उससे बना होता है, न्यूक्लियस के रिएक्शन से बनाते हैं, किससे, यूरेनियम से, करेक्ट, U-238, U-235 उसको यूज करके ये जो बॉम्ब बनाया जाता है ये 10 to the power 5, 10 to the power 6 टेम्परेचर ला सकता है जिस जगह पर ब्लास्ट होता है। तो उतनी सी जगह पर ये टेम्परेचर ले आए। ओके, अब बात ये है कि अगर हमको हाइड्रोजन को मिलाना है तो हाइड्रोजन को हमको एक जगह रखना पड़ेगा, वहां पर रखकर हम उस बॉम्ब को चलाएंगे तो हाइड्रोजन बनेगी। अब हाइड्रोजन को रखेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन को उस जगह पर रखने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं कि एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं।
हमने दो तरफ कॉइल बनाई, इलेक्ट्रिकल कॉइल, और इसमें करंट फ्लो कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनता है। अब हाइड्रोजन को हम गर्म करते हैं, हाइड्रोजन को गर्म करने से वो आयोनाइज हो जाती है, इट बिकम ए चार्ज पार्टिकल। उस चार्ज पार्टिकल को यहां से शूट करते हैं, छोड़ते हैं। वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, और जब ये उस मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसा गया, क्या करेगा? गोल घूमना शुरू कर देगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा। वो यहां पर जाता है और ऐसे गोल घूमना शुरू कर देगा, दूसरा गया, तीसरा गया, सब के साथ। अब ये दोनों हमने रखे हुए हैं 100 मीटर की दूरी पर। यहां बीच में बहुत सारे हाइड्रोजन पार्टिकल हैं जो वहीं के वहीं घूम रहे हैं, और एक कलेक्शन बन गया हाइड्रोजन पार्टिकल का। ये हाइड्रोजन वहां से निकल के नहीं जाएगा, ये ट्रैप हो गया। ठीक है, और अभी आगे जाके हम और पढ़ेंगे कि ये कोशिश करता है हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की। ये लोअर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हायर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सब का सब कहां आना चाहता है? बीच में। तो इस तरह से ये घूमता है, बीच में आता है, और यहां पर हाइड्रोजन के आयन इकट्ठे होके पड़े रहते हैं। फिर हम अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाके यहां ले जाके ब्लास्ट करते हैं। तो फिर हाइड्रोजन हीलियम से कंबाइन होनी शुरू होती है, और एक और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉम्ब और हाइड्रोजन जनरेटर ऑफ हीट। तो इसमें हमारे लायक अभी फिनोमेना क्या है कि जब हमको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना होता है और फ्यूजन करना होता है हाइड्रोजन का, तो हमको जरूरत होती है हाइड्रोजन को ट्रैप करने की। और हाइड्रोजन को ट्रैप करने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयंस। These ions are shot into magnetic field and at right angle to magnetic field, and when they enter the magnetic field, they make circular motion of the magnetic field and they get trapped. उस तरह से उस जगह पर बहुत सारी हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाती है। फिर हम उसके साथ जो ऑपरेशन करना है कर सकते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन तो उड़ जाएगी, हम उसको एक जगह पर इकट्ठा करके नहीं रख सकते। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक बॉटल। ये एक तरह की बॉटल बन गई है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें हम हाइड्रोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक बॉटल, द प्रिंसिपल ऑफ अरोरा। दिस, ये दो प्रिंसिपल, ये नेचर में और ये लैब में, ये हमको क्या दिखाते हैं? द ट्रैपिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बस आज